चलो, पहला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर विधिवाचक वाक्य होगा। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य बताए थे? 8 प्रकार के। और मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य का मतलब होता है कि जब हम किसी बात को बोलते हैं तो उसके भाव क्या होते हैं। समझ गया ना? जब हम बात करते हैं विधिवाचक वाक्य की तो उसमें कोई ऐसा भाव नहीं होता, उसमें सूचना मात्र होती है। जैसे मैंने कहा मैंने रोटी खाई थी, इसमें एक सूचना है। समझ गया ना? अब मैं इसको ऐसे कहूं कि मैं रोटी खा सकता हूं, तो अब इसमें सूचना के साथ क्या है? एक क्या है? आपका शंका भी पैदा कर दी है ना, खा सकता हूं, अनिश्चितता भी पैदा कर दी है। तो इसमें अब भाव किसका आ गया? अनिश्चितता का, यानी कि क्या होगा? संदेहवाचक। समझ गया ना? तो इस तरीके से जब भाव से हम पकड़ लेते हैं, देखो पहला क्वेश्चन है, पानी न बरसता तो फसल सूख जाती। पानी न बरसता तो फसल सूख जाती। ये फसल का सूखना किस पर निर्भर कर रहा है? इसका मतलब ये संकेतवाचक है। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है? किसी एक क्रिया का होना या नहीं होना किसी दूसरा क्रिया के और संकेत करता है। दूसरा क्या है? सीता पढ़ना चाहती है। चाहना क्या है? इच्छा। चाहना क्या है? इच्छा। अब ये सूचना के साथ साथ इच्छा भी व्यक्त कर रहा है ना। आज वर्षा हो रही है। आज वर्षा हो रही है, तो आज वर्षा हो रही है मतलब एक सूचना है, और यही क्या होगा? विधिवाचक वाक्य होगा। होगा या नहीं? आज वर्षा हो रही है, इसमें कोई ऐसा भाव तो नहीं है ना, ये केवल क्या है? सूचना देने का भाव है। अब इसमें देखो, मोहन बाजार जा सकता है। क्या है? मोहन बाजार जा सकता है। अब इसमें सूचना देने के साथ साथ क्या हो गया है? ये संदिग्ध हो गया, जा भी सकता है और नहीं भी। तो इसमें से विधिवाचक कौन सा है? हाँ, विधिवाचक में केवल सूचना होती है, जबकि अन्य सात का अपना कोई ना कोई भाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था? खड़ी बोली जो हमारे क्षेत्र में बोले जाने वाली हिंदी की सबसे प्रचलित बोली है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड की तराई से लेकर के सहारनपुर आदि जो उत्तर प्रदेश के आसपास के जिले हैं, इन क्षेत्रों में जो हिंदी की जो आपका उप बोली है वही क्या है? खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी बोलते हैं। समझ गया ना? और खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन है, उस जगह एक सभा हो रही है। वाक्य में कारक होगा। उस जगह एक सभा हो रही है। अब इसमें एक्चुअल में कारक चिन्ह है ही नहीं। समझ गया ना? लेकिन इसके अर्थ से पहचानो, उस जगह एक सभा हो रही है, क्या आएगा? पर आएगा ना। किसी स्थान में सभा का होना क्या है? निश्चित हुआ है। तो इसमें क्या होगा? अधिकरण। उस जगह में या उस जगह पर ही तो होगा। समझ गया ना? यहां कर्ता और कर्म का तो कोई वो ही नहीं है। समझ गया ना? यहां पर किसी क्रिया के होने के स्थान को बता रहा है, यानी कि क्रिया के होने के स्थान अगर कोई बता रहा है तो वो क्या होगा? मैं या पर होगा। समझ गया ना? तो मैं पर क्या होता है? अधिकरण का। किसका होता है? अधिकरण का। किस शब्द में गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक। लंबा क्या है बताओ? आकार। आकार क्या होता है? एक गुण। उदास क्या है? स्थिति। स्थिति क्या होती है? गुण। शक्तिशाली क्या है? गुण। किसी का शक्तिशाली होना क्या है? उसकी दशा है, उसकी स्थिति है, ये भी क्या है? गुण। समझ गया ना? तो इसे हम शक्तिशाली होना क्या दशा कह सकते हैं, गुण ही है ना ये भी। थोड़ा क्या है? मात्रा। ठीक है, किसी का रूप, रंग, गुण, दोष, स्थिति, दशा। समझ गया ना? आकार, ये सब क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। किसी चीज की मात्रा जो बताए वो क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें से गुणवाचक विशेषण नहीं है कह रहा है, तो कौन सा होगा? थोड़ा, क्योंकि ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। अगला, कौन सा एक शब्द तद्भव शब्द है? तपस्वी क्या है? तत्सम संस्कृत का शब्द है। दीपक क्या है? तत्सम संस्कृत का शब्द है। दही तद्भव दधि होता है। क्या होता है? दधि। क्या होता है? दधि। ये होता है इसका तत्सम, ये तद्भव है। जबकि दंड क्या है? तत्सम। संस्कृत में भी दंड को क्या बोलते हैं? दंड ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में स्त्रीलिंग है? किस शब्द में स्त्री लिंग है?
दही, दही खट्टा होता है। दही तो अपवाद में भी बताया था मैंने, क्या बोला, हम सामान्य भाषा में दही खट्टी होती है बोलते हैं, वो गलत है। दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है, समझ गया ना। हाथी क्या है, पुल्लिंग शब्द, नित्य पुल्लिंग में लिखा था ना हाथी को, समझ गया ना, क्योंकि हाथी चल रहा है कहोगे, हाथी चल रही है नहीं, हाथी चल रहा है। तो हाथी शब्द क्या है, पुल्लिंग। टोपी, उसने टोपी पहनी है, उसने टोपी उतार दी, समझ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये होता उसने टोपी उतार दिया, उसने टोपी पहन लिया, तब क्या होता, पुल्लिंग। क्या कहा आपने, उसने टोपी पहन ली, समझ गया ना। तो इसका मतलब टोपी क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी बचपन क्या है, पुल्लिंग। बचपन क्या होता है, बहुत नटखट होता है, समझ गया ना। तो बचपन आपका पुल्लिंग शब्द है। बिना घर के लिए कौन सा शब्द सही होगा, मतलब जिसके पास घर ना हो, क्या होगा, अनिकेत। क्या होगा, अनिकेत। क्या होगा, निकेतन। घर को क्या बोलते हैं, निकेतन। और लगा दोगे तो क्या होगा, बेघर, समझ गया ना। किसी ने, जिसने ये कर दिया है अनिग्रह, समझ गया ना। वो पहले तो मैं आपको बता दूं, ग्रह शब्द में ये वाला रॉ नहीं होता है, री की मात्रा होती है, समझ रहे हो, हमेशा के लिए ध्यान रख लो। ये ग्रह नहीं होता, ग्रह का मतलब नक्षत्र है, समझ गया ना। घर का मतलब क्या होता है, ग्रह, यानी कि री की मात्रा होती है। ये तत्सम शब्द है शुद्ध संस्कृत का, इसीलिए ये तो होगा ही नहीं। और दूसरी चीज, आपने ये तो आर्य सत्य में भी पढ़ा, इतिहास में क्या पढ़ा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, समझ गया ना। अब ये मतलब अपरिग्रह और अस्तेय, अनिग्रह का मतलब यही है, अपरिग्रह, ये समझ गया ना। इसका मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक चीजों को एकत्रित ना करना। अनाहत, समझ गया ना, अनाथ ये अलग चीजों के हैं, समझ गया ना। इसमें क्या होगा, अनिकेत। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसे भारी प्यास लगी है। प्यास कभी भारी होती है नहीं, तो इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि है। यहां पर क्या होना चाहिए था, उसे बहुत प्यास लगी है। यह एक गहरी समस्या है, इसमें भी समस्या विशेष्य है, गहरा क्या है उसका विशेषण, होना क्या चाहिए, गंभीर। यह एक गंभीर समस्या है, तो ये भी गलत है। मुझे बड़ी भूख लगी है, भूख बड़ी नहीं होती, क्या बोलते हो, मुझे बहुत भूख लगी है, तो यहां पर भी विशेषण संबंधी गलती है। राजेश आगामी सोमवार को आएगा, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्या पूछ रहा था, कौन सा वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अग्र स्वर है। अग्र स्वर, क्योंकि स्वर के उच्चारण स्थल के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तीन। अग्र स्वर जो आगे से उच्चारित होते हैं, मध्य स्वर जो मुंह के बीच से उच्चारित होते हैं, और पश्च स्वर। ठीक है, आपको पता है जो आपका अ होता है वो मध्य स्वर होता है, अ, समझ गया ना। हमारी जीभ के बीच में कहीं पर इसकी उत्पत्ति होती है, समझ गया ना। आ और उ, आ उ कहां होते हैं, पीछे, पश्च स्वर है ये। ई क्या है, ई मुंह के ठीक आगे, दांतों के ठीक पीछे उत्पन्न होता है, मुंह के अगले वाले भाग में। तो अग्रसर कौन सा हुआ, ई हुआ। कौन हुआ, ई। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी नहीं है, सही वर्तनी नहीं है, ठीक है। प्रशंसा, प्रशंसा ही गलत हो गया है, समझ गया ना। सन सा ये होता है प्रशंसा, ये वाला सौ नहीं होता है, सौ होता है, ठीक है। और बाकी अवकाश सही है, अंत्याक्षरी सही है, विषाद सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाँ ये प्रशंसा हो गया, प्रशंसा। जैसा हम पहाड़ी लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ सौ, सब सौ ही हैं, समझ गया ना। क्योंकि हम प्रशंसा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रशंसा। क्या बोलते हैं, प्रशंसा। अब ये प्रशंसा ही लिखा है, प्रशंसा होता है, प्रशंसा। सौ है ये, ना कि सौ। सौ और सौ में अंतर है ना, हाँ। तो ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। अगला, पहाड़ में सौ को लेकर के बहुत ही क्या है, लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हो। उनके लिए सौ का वो ऐसे बोलते हैं, सौ 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 हो छह तरह क्यों, सौ 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 हो छह तरह, सौ 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 है तो फिर तीन क्यों बना, एक ही लिखता। ऐसे ही पढ़ाया गया था ना, जब हम पढ़ रहे थे वर्णमाला स्कूल में, हमें कैसे पढ़ाया गया था बताओ, सौ सौ सौ
हो, समझ गया ना, 6 तरह ग्यो, समझ गया ना। अब जब 3 ही 100 हैं तो फिर बनाए क्यों गए, सबका उच्चारण क्या है, अलग अलग है ना, 3 के 3 का। वध्यागमन शब्द में कौन सी संधि होगी, इस शब्द में है, ये है वधु धन आगमन। क्या है, वधु धन आगमन। अंत किसमें हुआ, बड़ा ऊ में, आरंभ किसमें हुआ, आ में, समझ गया ना। ऊ और आ मिलकर के क्या बनेंगे, या, क्या बनेंगे, या। हाँ वो, अच्छा ये वध्वागमन है, या नहीं होगा इसमें, ठीक है। ऊ के साथ आ मिलेगा तो क्या बनेगा, वाह, सॉरी, क्या बनेगा, वाह, ठीक है। अब जब ऊ और आ मिलकर के वाह बनते हैं, समझ गया ना, तो इसमें से ऊ तो हट गया था, ठीक, ये भी वो लिख दिया, वाह हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, व, और ध में से क्या हो गया है, उ की मात्रा हट गई है तो ये आधा रह गया, बाकी क्या हो गया है, वध्वा गमन, वध्वा गमन शब्द है ये, वध्वा गमन, ठीक है। या और वा कहां बनते हैं, यण संधि में, कहां बनते हैं, यण संधि, तो सही आंसर ये होगा। कौन सा एक तद्वित प्रत्यय से निर्मित शब्द है, तद्वित प्रत्यय ऐसे प्रत्ययों को कहते हैं जिसमें मूल शब्द संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या अव्यय होता है, क्रिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूल शब्द क्रिया है, उसके साथ भी प्रत्यय लगा है तो वो क्या होगा, क्या होगा, क्रिया प्रत्यय, क्या होगा, क्रिया प्रत्यय, समझ गया ना। तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है, तद्वित, जैसे ये शब्द बना है किससे, खर्च से, ये शब्द किससे बना है, कमाना से, ये शब्द किससे बना है, रटना से, ये शब्द किससे बना है, सिलना से। अब आप बताओ कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रिया शब्द नहीं है, कमाना क्या है, क्रिया, रटना क्या है, क्रिया, सिलना क्या है, खर्च क्या है, भाववाचक संज्ञा, तो ये संज्ञा से बना है तो क्या होगा, तद्वित। जो भी शब्द क्रिया से बनेगा वो क्या होगा, कृत प्रत्यय, समझ गया ना। उसके अलावा जितने भी शब्द होंगे जो प्रत्यय बने होंगे वो सब तद्वित होंगे, क्या होंगे, क्योंकि क्रिया शब्द से ही कृत प्रत्यय बनता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, हाँ, चाहे वो संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, अव्यय शब्द हो, उनके अगर आगे अगर प्रत्यय लगा है तो त्रिवित प्रत्यय कहलाएंगे, ठीक है। अगला, त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास होगा, त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास होगा, त्रि मतलब 3, समझ गया ना, और जहां संख्यावाचक होता है वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु, कौन सा होता है, द्विगु। लेकिन यहां पर त्रिलोचन शब्द का ज्यादा प्रचलित अर्थ शिव है, क्या है, शिव, 3 आंखें हैं ना शिव की, लोचन का मतलब क्या होता है, आंख, त्रि मतलब 3 आंख, 3 आंख वाला किसे बोलते हैं, शिव को, समझ गया ना। तो त्रिलोचन का ज्यादा प्रचलित अर्थ क्या है, शिव। जब किसी शब्द का मूल अर्थ ना लेकर के हम कोई तीसरा प्रचलित अर्थ लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास, तो इसमें होगा क्या, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है, ना कि द्विगु। मैंने क्या बोला, कोई द्विगु समास हो, कोई द्वंद्व समास हो, कोई कर्मधारय समास हो, कोई आपका तत्पुरुष समास हो, ये मूल रूप से आपके अपने समास हो सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से किसी का भी कोई क्या लिया जाए, प्रचलित अर्थ लिया जाए, तो वो क्या बन सकता है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अपने आप में कुछ नहीं होता है, वो इन्हीं में से बना होगा, जैसे ये द्विगु से बन गया है, दशानन भी द्विगु से बन जाता है, रावण बोलते हो ना, समझ गया ना। आपने कहा लंबोदर, अब लंबे उदर वाला, लंबोदर पेट का लंबा होना, अब है क्या, वो कर्मधारय समास होना चाहिए ना, लंबे पेट वाला क्या होना चाहिए था, कर्मधारय ना, लेकिन वो है क्या, गणेश, तो इसका मतलब वो क्या हो गया है, बहुब्रीहि। नीलकंठ, नीला गला, क्या होना चाहिए था, कर्मधारय होना चाहिए था ना, लेकिन नीलकंठ शिव हो गया, तो कर्मधारय है, द्विगु है, समझ गया ना। कोई भी समास
शब्द का यदि मूल अर्थ नहीं है और वो कोई तीसरा अर्थ देता है और वो प्रचलित अर्थ है, तो वो क्या बन जाएगा? बहुब्रीहि बन जाएगा। तो बहुब्रीहि कोई भी हो सकता है, समझ गया ना? बहुब्रीहि अपने आप में कुछ नहीं होता है, इन्हीं में से कोई ऐसा शब्द जो अपना मूल अर्थ ना दे करके कोई तीसरा अर्थ दे, वो क्या बन जाता है? बहुब्रीहि समास। अगला, मेरा विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है वाक्य में सर्वनाम होगा। यह मेरा विद्यालय है, अब इसमें क्या आया? यह शब्द आया सर्वनाम के रूप में। मैं भी सर्वनाम है, लेकिन यह शब्द इसमें सर्वनाम में ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। तो पूछ रहा है मेरा विद्यालय वाक्य में सर्वनाम होगा, यह मेरा विद्यालय है। आप यह और वह का प्रयोग कहां करते हैं? या तो पुरुषवाचक सर्वनाम में करते हो या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम में, जो पास या दूर को बताए। यह मेरा विद्यालय है, क्या बता रहा है? आपके नजदीक होना बता रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला, कश्मीर जैसा सुंदर राज्य और कोई नहीं, वाक्य में रेखांकित पद होगा। कश्मीर जैसा सुंदर राज्य, रेखांकित पद कौन सा है? जैसा। समझ गया ना? अब देखो, जैसा शब्द क्या कह रहा है? वाक्य में रेखांकित पद क्या होगा? संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, अव्यय होगा, विशेषण। जैसा शब्द, समझ गया ना? यहां पर क्या है? राज्य विशेष्य है, संज्ञा है, सुंदर क्या है? उसकी विशेषता, विशेषण है। जैसा क्या है? एक तुलनात्मक शब्द है, समझ गया ना? और तुलनात्मक शब्द एक तरीके से क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, समझ गया ना? तो जैसा शब्द क्या होगा? अव्यय, क्योंकि जैसा अपने आप में क्या है? एक अव्यय शब्द, अविकारी शब्द है, समझ गया ना? तो इसमें आपका जैसा शब्द क्या होगा? अव्यय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में कौन सा एक विधि का अनेकार्थी शब्द नहीं है? विधि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। विधि मतलब कानून या व्यवस्था, समझ गया ना? तो विधि, ये तो क्या है? ब्रह्मा को विधि कहा जाता है, उन्होंने ही क्या बनाया? सारा विधि विधान बनाया। कानून तो विधि है ही, पद्धति, किसी को काम करने का तरीके को भी हम क्या बोलते हैं? यह काम करने की यह विधि है, तो ये भी होगा। अवधि नहीं होगा, तो इसका सही आंसर सी है। अगला, अतनु किसका पर्यायवाची है? अतनु, जिसका तन नहीं है, शरीर नहीं है, जो मन में ही निवास करता है, वो कौन है? कामदेव। कौन है? कामदेव। अतनु का मतलब है कामदेव, समझ गया ना? ये मन में ही स्थित है, इसका कोई शरीर नहीं, क्योंकि शरीर तो भस्म कर दिया था किसने? शिव ने, समझ गया ना? कामदेव का शरीर क्या कर दिया था? भस्म, समझ गया ना? इसीलिए अतनु हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनिल अनल शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ है। अनिल और अनल दो शब्द दिए हैं, ये शब्द युग्म है, समझ गया ना? इसमें से अनिल किसका पर्यायवाची? अनिल का पर्यायवाची होता है हवा का, वायु का होता है ना अनिल, और अनल किसका होता है? आग का। तो इसमें से बी सही आंसर होगा। तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, वाक्य में रेखांकित पद पर कौन सा पदबंध होगा? तेज दौड़ने वाला छात्र, देखो ये पूरे में मैंने अंडरलाइन कर दिया, तेज दौड़ने वाला छात्र। पदबंध में क्या होता है? जब किसी वाक्य में एक से अधिक पद एक ही पद का काम कर रहे हो, वहां पर पदबंध होता है। अब वो पदबंध यदि संज्ञा के लिए काम कर रहा है तो संज्ञा पदबंध, विशेषण के लिए काम कर रहा है तो विशेषण पदबंध, और क्रिया के लिए काम कर रहा है तो क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण के लिए कर रहा है तो क्रिया विशेषण। अब यहां देखो, तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, अगर आप इसको हटा भी दोगे तब भी क्या आएगा? छात्र। छात्र शब्द में कौन सी संज्ञा क्या होता है? छात्र शब्द अपने आप में संज्ञा, तो क्या होगा? ये संज्ञा। लेकिन आप कहोगे कि क्या इसको हटाने पर भी ये काम चला रहा है, तो इसका मतलब 1 2 3, ये जो हमने 3 शब्द प्रयोग किए हैं, ये किस लिए किए थे? फिर बताओ, इसी छात्र के लिए ना। और चौथा ये है, 4 पद, इस वाक्य के 4 शब्द मिलकर के केवल क्या बता रहे हैं? एक छात्र के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब छात्र के लिए एक से अधिक पद प्रयोग में लाए गए हैं, तो ये सभी पद मिलकर के क्या कहलाएंगे? पदबंध कहलाएंगे। पदबंध मतलब एक से अधिक पदों यानी कि शब्दों का समूह जो एक ही शब्द के लिए काम करता हो। 4 प्रकार के होते हैं, समझ गया ना? अगर वो संज्ञा है, जैसे ये होता तेज दौड़ने वाला होता केवल, छात्र इसमें से हटा दो, केवल कहां तक होता? तेज दौड़ने वाला। तो तेज दौड़ना क्या है? विशेषता है ना। अगर इतना होता ये
और इसमें कहता कि पदबंध बताओ, तो ये बदल जाता। क्यों? छात्र हटा दिया है ना पदबंध में से। अब पदबंध क्या है? तेज दौड़ने वाला। ये तीन के तीन शब्द केवल छात्र की विशेषता बता रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं लेकिन है तीन, तो इसका मतलब क्या है? ये विशेषण पदबंध हो जाता था। समझ रहे हो? तो पदबंध में मैंने आपको बताया था कि पदबंध आपका क्या, उन आपके दो या दो से अधिक आपके पदों का या शब्दों का समूह है जो एक ही काम करता है, एक ही पद का काम करता है, लेकिन हम उसे विस्तार के रूप में 3, 4, 5, 6 कितने भी शब्दों में लिख देते हैं, लेकिन काम उसका क्या है? एक ही। अयोध्या के राजा राम, ऐसा कहूं तो हम बात किसकी कर रहे हैं? राम की। अयोध्या के राजा राम, अब 4 शब्द का प्रयोग किया लेकिन बात राम की हो रही है, तो इसका मतलब ये चारों शब्द क्या कहलाएंगे? पदबंध। लेकिन कैसा पदबंध होगा? राम की बात हो रही है तो क्या होगा? संज्ञा पदबंध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुराग का विलोमार्थक शब्द है। अनुराग का विलोमार्थक, अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम का क्या होगा? विराग। अनुराग का प्रेम, विराग का विरक्ति। समझ गया ना? तो ये आपके 20 क्वेश्चन है। ठीक है।